welcome to all. Welcome to our YouTube channel Daily Class Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 9, Ray Optics and Optical Measurements. And here we are starting our lecture number 7. स्टार्टिंग टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म. अब प्रिज्म हमारे पास एक ट्रायंगुलर 3D ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिससे जब रे ऑफ लाइट उस पर फॉल करती है तो उस पर डिस्पर्जन शो होता है. डिस्पर्जन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. डिस्पर्जन जो हमारी एक वाइट लाइट निकलती है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स का बैंड होता है जिसको हम विबग्योर कहते हैं. तो उस विबग्योर का डिस्पर्जन यानी कि उसमें जो कलर्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डेविएट हो जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. तो यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है जिसमें एक रे ऑफ लाइट MN स्ट्राइक करेगी जो रेयर मीडियम से इस प्रिज्म के मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में जाएगी. अब इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास जो एंगल A है वो प्रिज्म का अपना एक एंगल है जो प्रिज्म का अपना प्रिज्म एंगल होगा. अब जो हमारे पास MN रे स्ट्राइक करती है उससे अगर हम नॉर्मल लाइन से एंगल की मेजर करें दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस से परपेंडिकुलर होगी हमारे पास. और अगर उससे एंगल हम मेजर करें जो MN रे स्ट्राइक की है इनटू द प्रिज्म सरफेस तो वहाँ पर हमारे पास एंगल I बनेगा. एंगल I इज द इंसिडेंट एंगल एंड द रे MN इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. अब हमारे पास जो इंसिडेंट रे है उसमें रेयर से डेंसर मीडियम पे जाने पे रिफ्रैक्शन होगा और रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर रिफ्रैक्शन होगा. और जो नॉर्मल लाइन के पास जो है नॉर्मल लाइन के पास डेविएट होगी रे. तो जैसे कि अगर रे ऑफ लाइट इधर को जानी चाहिए थी, रे ऑफ लाइट अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाती यहाँ पर, लेकिन विद ड्यू टू रिफ्रैक्शन the ray of light deviated towards the normal ray and then उसमें मूव करेगी प्रिज्म में मूव करती है रे ऑफ लाइट. एंड देन जब दूसरे सरफेस पे प्रिज्म की एंडिंग सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो वहाँ एक रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे डेविएट होगी, नॉर्मल से अवे, क्योंकि अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर और मीडियम में जाएगी. तो नॉर्मल लाइन से अवे, ये नॉर्मल लाइन है हमारे पास, इससे ये अवे जा रही है, अवे डेविएट हुई है. अब जो नॉर्मल लाइन से रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, इमर्जेंट रे जो हमारे पास निकली है उससे नॉर्मल लाइन का एंगल जो है वो है एंगल E क्योंकि इमर्जेंट रे निकली है. एंड जो R1 और R2 हमारे पास हैं, ये जो एंगल्स बने हैं ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच बने हैं. तो वहाँ पर हमारे पास ये दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल्स हो गए R1 एंड R2. अब जो हमारे पास आगे बात चलेगी तो हमारे पास फ्रॉम A पॉइंट, N पॉइंट, X पॉइंट एंड O पॉइंट, इसको अगर हम ले क्योंकि यहाँ पर पूरा जो प्रिज्म के अंदर काम हुआ है वो यहीं पे हुआ है. एक बात और हमारे पास जो अगर दोनों लाइन को हम बैक एक्सटेंड करें जैसे कि रे MN और रे OP को बैक एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये दो लाइनों कहीं जाकर जहाँ अगर मिलती हैं और अगर उसके बीच का एंगल देखें कि ये तो हमने यहाँ तक कर दी एक्सटेंड और इसको यहाँ तक कर दी एक्सटेंड, तो इनके बीच का जो एंगल बना वो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन बना. क्योंकि नॉर्मली रे ऑफ लाइट अगर यहाँ जाती, ये यहाँ से डेविएट हुई ना, तो कितनी डेविएट हुई उतना उन दोनों के बीच का एंगल बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन. That is represented by psi. अब हमारे पास जो ये काम करने का कोऑर्डिनेटर आता है दैट इज ANXO. तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा, यानी कि एंगल A जो प्रिज्म का एंगल है और एंगल NXO जो है वो दोनों मिलाकर 180 डिग्रीज बनेंगे. अब हमारे पास जो ट्राइंगल्स आते हैं ट्राइंगल NXO, इसमें भी R1 R2 जो है हमारे पास वो रिफ्लेक्टेड एंगल है और तीसरा एंगल मिलाकर ये 180 डिग्री बनेगा. ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल अगर उसका सम करते हैं तो 180 डिग्रीज होता है. ऐसे ही हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी. इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास NXO और NXO जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास एंगल A आएगा
वो R1 और R2 का सम आएगा। तो प्रीवियस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा वो दोनों रिफ्लेक्टिव एंगल को एडअप करने पे R1 प्लस R2, इस R1 और इस R2 को ऐड करने पे हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को, पिछली इक्वेशन को कवर करते हुए वो दोनों बनेंगे हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ले लें, दिस ट्राइंगल एन डी एंड ओ, इसमें दो एंगल लिए हैं यहाँ पर साई 1 एंड साई 2। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि ये जो इस ट्राइंगल के लिए एन डी ओ के लिए साई जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाएं हम तो हमारे पास साई के बनेगा साई 1 प्लस साई 2। साई 1 और साई 2 को ऐड करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इन दोनों एंगल का इक्वल होगा, क्योंकि है तो ओपोजिट एंगल ही, क्योंकि अब यहाँ पर क्रॉस बन रहा है हमारे पास, तो क्रॉस में दो हमारे पास एंगल सेम होने चाहिए। ये क्रॉस बन रहा है हमारे पास, तो ये आई और जो साई 1 प्लस R1 वो दो एक ही एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास वो दोनों एंगल आई इज इक्वल टू साई 1 प्लस R1, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसी के साथ इमर्जेंट एंगल जो है वो भी ऐसे ही सेम बना रहा है, तो हमारे पास साई 2 और R2 वो उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इमर्जेंट एंगल के इक्वल आएगा। तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल से ये दो इक्वेशन बनती हैं, आई इज इक्वल टू साई 1 प्लस R1 एंड ई इज इक्वल टू साई 2 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। इसी में अगर हम चेंजेस करें तो साई 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज R1 को शिफ्ट कर दिया इधर हमने, और साई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें R2 को इधर शिफ्ट कर दिया। ये दोनों वैल्यूज निकाल के ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। आफ्टर पुटिंग दिस इक्वेशन तो हमारे पास साई की वैल्यू बनेगी आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। ई को शिफ्ट करेंगे आई के साथ और R1 माइनस को कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 साई की टोटल वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने करा कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है R1 प्लस R2 हो, R1 एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, R1 R2 को ऐड करेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर देंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म को R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास साई का फॉर्मूला बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा, दैट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस emergent angle minus angle of prism. So we have the beautiful relationship between angle of incidence, angle of emergence and angle of prism. So ये हमारे पास पूरा रिलेशन इसका आता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू कहाँ से आने वाली है। अब यहाँ पर हम होती है हमारे लिए जर्नल इक्वेशन, लेकिन हमें साई मिनिमम और साई मैक्सिमम की वैल्यूज भी अगर चाहिए हो तो ये एनसीईआरटी के एक ग्राफ से हम ले सकते हैं कि जब लेट्स पुट दिस ग्राफ इनटू द बोर्ड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव अ ग्राफ टू एस्टैब्लिश a relationship between angle of deviation and angle of incidence। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा जहां पर ये पॉइंट है, ये यहाँ पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस एंगल सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलने वाला है। इस ग्राफ से हम सिंपली समझ सकते हैं कि जहाँ मिनिमम हमें एस मिनिमम चाहिए वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस को इक्वल करना होगा हमें, तभी हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर ये है ग्राफ का मतलब कि जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है सेम हो जाए, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं होगी और उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पर पाथ पर वो जा रही है। जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ ना, इतना रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे कि ये रे आ रही थी इतना रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए हमारी जो ये रेज आ रही हैं, ये रेज ऐसे ना आके ये पैरेलल हो जाएंगी, मतलब जो ये रेज ऐसे जा रही हैं ये ऐसे ना जाकर ये यहाँ जो मिलती हैं एंगल बनाती हैं वो ऐसे ना जाकर ऐसे होंगी, तो
तो यहाँ पर एंगल जो है वो काफ़ी मिनिमम मिलने वाला है। सो फॉर मिनिमम एंगुलर डेविएशन I is equal to एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हम प्रीवियस फॉर्मूले में साई फॉर्मूले में, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूले में इस दोनों को पुट करके देखते हैं। देन वी हैव साई मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई, क्योंकि ई की जगह भी हमने आई रख दिया, तो आई प्लस आई माइनस ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो 2i माइनस ए इज इक्वल टू साई मिनिमम। और इस ए को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, ए को इधर शिफ्ट कर दें, साई मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, तो अगर एस मिनिमम चाहिए, हमें साई मिनिमम चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साई मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। अब जो हमारे पास स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं एन एंड ओ, वहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। अब जो हमारे पास पहला स्ट्राइकिंग पॉइंट है दैट इज n, तो हमारे पास n1 sin i ये रेयर मीडियम में है, तो sin i एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड n2 sin r1 n2 में है, और ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है हमारे पास। अब जो दूसरा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, जैसे रे बाहर निकलेगी एट ओ पॉइंट वी हैव n1 sin e, ये n1 मीडियम में दोबारा जा रही है, तो n1 sin e इज इक्वल टू n2 sin r2। n2 मीडियम में है, प्रिज्म में है, और r2 एंगल शो कर रहा है यहाँ पर। और हमने पहले देख लिया कि e और i जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस सेम है, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin e, और ये RHS सेम, LHS सेम होने के साथ साथ RHS भी सेम हमारे पास हो जाएंगे। तो इन दोनों को सेम रख के आगे का कंटिन्यू करते हैं। Then after comparing these two equations we have I और E तो सेम हो गया हमारे पास, तो n2 sin r1 and n2 sin r2, तो ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, बिकॉज I और E हमारे पास सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएंगे, तो n2 कैंसिल हो जाएंगे, तो r1 r2 के इक्वल आ जाएगा। अब पहले I और E इक्वल किया था, अब r1 और r2 भी इक्वल आए हैं, तो I और E इक्वल करने से हमारे पास r1 एंड r2 वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब r1 r2 इक्वल है, और एंगल ऑफ प्रिज्म में हमने किया था कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। r1 r2 इक्वल है, तो 2 टाइम्स r हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स r हो जाएगा। अब जो r की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। इनके एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर हम हाफ कर दे तो हमारे पास रिफ्रैक्शन एंगल आ सकता है। नाउ वी हैव गॉट द इक्वेशंस ऑफ I एंड R। इसको हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हुए एट द पॉइंट ऑफ n, उसको अप्लाई करते हुए उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां पर n sin I है, I की इक्वेशन में पहले निकाल चुके हैं, एंड n sin R1, n2 sin R1। सो वी हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। R की इक्वेशन, I की इक्वेशन हमारे पास है, तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। n स्ट्राइकिंग पॉइंट है, तो n पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। पहले I और E को हमने इक्वल करा, तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशंस I R की इक्वेशन आ गई, पहले हमने I की इक्वेशन निकाल रखी थी, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम I और R से रिप्लेस करा देंगे, और फिर देखते हैं हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो स्नेल्स लॉ अगर n पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास I और R की इक्वेशन रखने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, n1 sin a प्लस n1 sin a प्लस psi minimum by 2 is equal to n2 sin a by 2। I और R की इक्वेशन रख दी हमने। अब जो हमारे पास अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में अगर हम लें, तो हमारे पास अगर n2 के टर्म में लें तो ये sin I1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अगर n1 के टर्म्स में लें तो ये sin a प्लस psi minimum by 2 वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर n2 के टर्म्स में so in terms of n2 we have to take the formula that is n2 is equal to n1 sin a plus psi minimum upon 2, और ये जो है हमारे पास वो भी अपॉन में आ जाएगा। sin a by 2 is also in the denominator because sin a by 2 जो यहाँ पर है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब एंगल्स जो हैं हमारे पास, जो प्रिज्म के एंगल होते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल्स होते हैं,
वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, और अगर स्मॉल एंगल्स हैं और अगर लेस देन 10 डिग्रीज हैं तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही लेंगे। ऐसे प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं तो हम जनरली साइन थीटा को थीटा ही लिखते हैं। तो साइन ऑफ थीटा है उसको हम सिर्फ थीटा लिख के काम कर सकते हैं। तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू ए प्लस साइन मिनिमम अपॉन a बाई 2। और जनरली n1 हमारे पास एयर ही होगी, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो जनरली हमारी फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम ही जा रही होगी। रेयर मीडियम हमारा एयर ही होगा और डेंसर मीडियम हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हमारे जनरली केस में n1 मीडियम हमारा एयर ही होगा, और एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा केस में ओनली 1 होता है। सो n2 को हम लेंगे और n1 अगर यहाँ हम 1 रखते हैं, इस n/2 को मल्टीप्लाई कराते हैं इस डिनोमिनेटर से, इसको डिनोमिनेटर को हम शिफ्ट कर देंगे तो n2 इंटू a/2 हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास, जो बचाएगा डिनोमिनेटर में जो 2 बचेगा हमारे पास यहाँ पर, वो भी तो डिनोमिनेटर में a प्लस साई मिनिमम बाई 2 और a/2 डिनोमिनेटर में, इसको हम n2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास n1 तो 1 हो गया, तो n1 तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास जो a/2 है और a/2 जो दोनों साइड बचेगा तो वो हमारे पास 2 तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, कि अगर हमारे पास दोनों a/2 है तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जनरली इक्वेशन अगर आती है, अगर उसको लिखें हम, जो जनरल इक्वेशन आएगी दैट इज n, अगर हम n लें n2 को, na इज इक्वल टू a प्लस साई मिनिमम, a प्लस साई मिनिमम। देन वी हैव, अगर a कॉमन है, a कॉमन है, अगर a यहाँ पे माइनस में ले आए, यहाँ पर प्लस में है तो इससे माइनस में ले आए तो na माइनस a हो जाएगा, na माइनस a, तो a कॉमन लिया, जैसे यहाँ लिया a कॉमन और n माइनस 1, तो साई मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू a प्रिज्म एंगल है, n हमारे पास n2 लिखना हो तो n2 लिख सकते हैं, ये n21 भी लिख सकते हैं हमारे पास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और -1। So there it is the formula of psi minimum is equal to prism angle into refractive index of second medium minus first medium, refractive index of second medium with respect to first medium minus 1। जितना भी हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, प्रिज्म एंगल दे रखा होगा, उसके बेसिस पे हम साई मिनिमम निकाल सकते हैं। मतलब कितना मिनिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो अपने नॉर्मल एंगल से, नॉर्मल रे ऑफ लाइट से कितना डेविएट होगी, अपने पाथ से कितना डेविएट होगी। इससे एक बात और आती है, अगर हमारे पास जितने थिन प्रिज्म्स हैं वो लाइट को मिनिमम डेविएट करेंगे, यानी कि ज़्यादा वो डेविएट नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल्स उनके और छोटे होंगे, तो ये मिनिमम डेविएशन, बहुत कम डेविएशन शो करेंगे। So now we can continue our topic with dispersion by a prism. Now let us look what is dispersion through a prism. अब dispersion हमारे पास फिनोमिना होता है जब वाइट लाइट कई दूरी से आ रही होती है, और वो आती है, वाइट लाइट आती है कई दूरी से और वो डायरेक्टली प्रिज्म पे पड़ती है। तो प्रिज्म पे पड़ने के साथ साथ वो काफ़ी कलर्स में स्प्लिट होती है, जब मतलब उसका रिफ्रैक्शन होकर हमें किसी वॉल पर देखने को मिले तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी बैंड, एक 7 कलर्स के बैंड ऑफ कलर्स शो होते हैं। तो वो लाइट, वाइट लाइट एक 7 कलर्स की बैंड में स्प्लिट हो जाती है थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू अ प्रिज्म। दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और हमारे पास वो 7 कलर्स भी होते हैं जिस कलर्स में ये वाइट लाइट स्प्लिट होती है, दैट इज विबग्योर। विबग्योर बस एक कोड है कि इसको 7 कलर्स को याद करने का। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो,
O for orange and R for red. और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं लाइट की, वेवलेंथ है रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, मतलब रेड कलर काफ़ी दूर तक डेविएट हो सकता है, मतलब सबसे दूरी तक अगर ये वाइट लाइट छोड़ दी जाए तो डिस्पर्शन के बाद सबसे आखिर वाला कलर हमारे लिए रेड कलर बचेगा। वॉयलेट की उसी के साथ सबसे कम वेवलेंथ होती है, यानी कि वॉयलेट सबसे जल्दी डिसअपियर हो जाए अगर उसको डेविएशन के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब डिस्पर्जन होकर वो वॉयलेट कलर हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। छोटी डिस्पर्जन होती है तो हमें वॉयलेट कलर शो होगा, अगर ज़्यादा लंबी दूरी तक डिस्पर्जन होता रहा तो रेड कलर आखिर में हमें शो होगा। अगर इसी जो हमारे पास स्प्लिट हुई है कलर्स, 7 कलर स्प्लिट हुए हैं, इसी को अगर हम किसी दूसरे प्रिज्म पर कर दें, लेकिन उस प्रिज्म को इन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास वाइट लाइट दोबारा से शो होगी वहीं पे। तो हमारे पास दोबारा से वाइट लाइट शो होने लगेगी। इस वाइट लाइट से जो स्प्लिट हुए कलर्स उसको हमने दूसरे प्रिज्म पर, इन्वर्टेड प्रिज्म पर अगर रिफ्लेक्ट करा दिया तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारे पास दोबारा वाइट लाइट आने वाली है। अब जो हमारे पास बेंड होकर ये लाइट डायरेक्टली हमें शो की जा सकती है। अगर हमारे पास प्रिज्म है उसको अगर हम डायरेक्टली सन रेज में रख दें और एक वाइट शीट रख दें आगे, तो ये लाइट बेंड होकर हमारी वाइट शीट पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और हमें देखने को मिलेंगे ये 7 colors of a band. And this waveguide is also known as the visible light of the spectrum of a rays. Spectrum of rays में सिर्फ यही जो 7 कलर्स हैं या एक लाइट के तौर पर जो हम हमारी ह्यूमन आई से डिटेक्ट की जा सकती हैं, वो यही 7 कलर्स ऑफ लाइट हैं। इन दीज एक्सपेरिमेंट्स वी कैन ऑल्सो सी कि वैक्यूम में एयर में या वैक्यूम में लाइट का कोई डिस्पर्जन नहीं होता। डिस्पर्जन के लिए कोई मीडियम चाहिए, लाइक एटमॉस्फेयर से भी डिस्पर्जन होता है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उससे भी डिस्पर्जन होता है, लेकिन नेचुरल डिस्पर्जन होता है हमारा एटमॉस्फेयर से। एंड द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज वेरी फास्टर। जो प्रिज्म में हमारी क्योंकि ये बेंड होने के साथ साथ काफ़ी जल्दी शो हो जाती है एज कम्पेयर टू वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट की बेंडिंग ज़्यादा है तो उसको शो करने में देरी लग सकती है। तो रेड कलर की हमारे पास लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉयलेट इन ए ग्लास प्रिज्म। So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much. And next we will do the final lecture number 8. So that's all for today. I hope this much of the information you have all understand and what I have taught. So thank you so much for now.